आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में हम लोग चार प्रमुख बातों को समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। पहला जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। एनडीपी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बतलाता है। जीएनपी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। और एनएनपी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको अध्ययन करने से पहले सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होता है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि सकल और शुद्ध ये बार बार आ रहा है। देखिए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात आपको समझना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ग्रॉस का अर्थ है सकल, सकल का अर्थ है कुल, टोटल, और एनडीपी अर्थात नेट का अर्थ होता है शुद्ध रूप से गणना करना। यहां पर आप बार बार देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है इन चारों को समझने से पहले ये समझना कि जहां पे सकल घरेलू उत्पाद है वहां शुद्ध घरेलू उत्पाद है। उसी प्रकार से जहां पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वहीं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो कहने का मतलब सकल एलिमिनेट हो रहा है और शुद्ध आ रहा है, उसी प्रकार से सकल एलिमिनेट हो रहा है, शुद्ध आ रहा है। कहने का मतलब है जीडीपी जी एन में चेंज हो रहा है, जीडीपी उसको अब एनडीपी कहेंगे। जी चेंज हो रहा है एन में। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जी चेंज हो रहा है एन में और उसी प्रकार से देखिए जी चेंज हो रहा है एन में, उसी प्रकार से फिर अगेन जी चेंज हो रहा है एन पे। तो अर्थात क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए कि जी डी पी है, तो यहाँ पे जी को एन में चेंज कर दीजिएगा तो ये नया बन जाएगा एनडीपी। तो पहला आपको समझ में आ गया कि जीडीपी से एनडीपी कैसे बना। तो यहाँ पे कंटेंट हो गया, एक जीडीपी, दूसरा एनडीपी। उसके बाद में तीसरा आते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी फिर से जी चेंज होगा एन में, तो यहाँ पर दो नाम और आ जाएगा। ये तीसरा कहलाएगा जीएनपी और चौथा हो जाएगा एनएनपी। ये क्लियर हो गया। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। अगर ये समझ में अगर आ गया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको समझ में बात आ गई होगी कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। अब देखेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं। राष्ट्रीय आय, जी का अर्थ यहाँ पे ग्रॉस होगा, डी का अर्थ डोमेस्टिक, पी का अर्थ प्रोडक्ट, एन का अर्थ नेट। तो यही चीज है जिसमें कि आप फिट कर सकते हैं। जैसे जीडीपी है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, अब इसको समझने का सबसे इजी है, पहले मैं समझा लेता हूं, उसके बाद विस्तृत से चर्चा करेंगे। उससे पहले जीडीपी को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, जीडीपी क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो अर्थव्यवस्था किसी देश की हो सकती है और किसी क्षेत्र विशेष का भी हो सकता है। तो जब बात हो किसी देश की अर्थव्यवस्था का, तो जब उस देश की सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन और उनका मौद्रिक मूल्य होता है, उस सीमा के भीतर में वही मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। साधारण शब्दों में आप समझ लें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जीडीपी को यहाँ पे मैं आगे समझाऊंगा भी। उसी प्रकार से एनडीपी की अगर बात होगी तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। इसी में आगे थोड़ा देर बाद में आपको विस्तृत रूप से चर्चा कराई जाएगी इसमें कि किस प्रकार से जीडीपी को आप समझेंगे, एग्जाम्पल के भी दृष्टिकोण से और पूरा संपूर्ण तथ्यों के साथ में आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटी सी अवधारणा आपको लेकर चलना है। एनडीपी का अर्थ क्या है कि इसी को आपको समझना है कि एनडीपी जो है जीडीपी से थोड़ा सा छोटा होगा वैल्यू। ये आपको समझना है। क्यों? क्योंकि जीडीपी में जी लगा हुआ है, जीडीपी में जी लगा हुआ है, जी का अर्थ ग्रॉस हुआ। ठीक है, जी का अर्थ ग्रॉस हुआ। ठीक है, और वहीं पे जब एनडीपी की बात आती है तो यहाँ पे नेट वैल्यू देना है। तो नेट वैल्यू हमेशा कभी भी
ऐसे भी सोच के देख सकते हैं कि नेट वैल्यू हमेशा कम होता है। तो आप देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से छोटा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आ गया होगा कि एनडीपी इज लेस देन जीडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद से हमेशा बड़ा होगा। अब ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनडीपी और सकल घरेलू उत्पाद में और शुद्ध घरेलू उत्पाद में, वो है वस्तुओं का अवमूल्यन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अभी शॉर्ट में केवल समझा रहा हूं, बाकी डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। अभी मैं शॉर्ट में समझाते हुए चल रहा हूं कि वस्तुओं का अवमूल्यन ही इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट लेके आता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अगर एनडीपी में प्लस करेंगे, ठीक है, घिसावट को अगर प्लस कर देंगे एनडीपी में तो हमें जीडीपी मिल जाएगा। लेकिन हम करते क्या है कि जीडीपी में माइनस करते हैं घिसावट को, तो हमें एनडीपी मिल जाता है। तो फॉर्मूला तो सेम ही है। देखिए यहां पर लिख के मैं समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे स्पेस यहाँ पे खाली है, यहाँ पे मैं लिख के समझा दे रहा हूं कि देखिए आपको अगर जीडीपी सबसे पहले होता है कि इज ग्रेटर देन एनडीपी, ये हो गया। अब कहने का मतलब ये बड़ा है तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, और जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अगर हटा दिया जाए तो दोनों बराबर भी हो जाएगा। तो चूंकि जीडीपी बड़ा है तो जीडीपी में ही अब माइनस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है उसको अगर माइनस कर देंगे तो ये एनडीपी के बराबर आ जाएगा, एनडीपी के बराबर आएगा। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से भी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। अब यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे बात आ जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है कि एक सीमा के अंदर में जितनी एक क्षेत्र हो, एक परिधि हो, उस परिधि क्षेत्र के अंदर में सकल घरेलू उत्पाद, कहने का अर्थ है घरेलू उत्पाद का अर्थ है जो छोटा से छोटा जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है उस सीमा के अंदर में से लेके बड़ी से बड़ी चीजों का उत्पाद का जो गणना है उस एक समयांतराल में वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, उस अर्थव्यवस्था में। उसी प्रकार से जब शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात हो तो उसमें से क्या होगा कि जब कुछ समय के बाद में उसमें डिप्रिसिएशन होना शुरू होता है। जैसे कोई भी सामान आपने खरीदा तो एक साल बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे बिजली के उपकरण में 10% की डेप्रिसिएशन हर एक साल कर दी जाती है, तो आपको उसका वैल्यू, इसका अर्थ क्या हुआ कि 10% एक साल में है तो 10 दाएंगे 100, 10 साल की उसकी वैलिडिटी हुई। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए किसी में अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर एक वर्ष अगर 20% हो रही है, मतलब उसका लाइफ मोटा मोटी माना जा सकता है 5 साल। अगर किसी का डेप्रिसिएशन 40% है तो इसका मतलब है उसकी आयु है 2.5 वर्ष। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप ईंट, बालू और सीमेंट का प्रयोग करके किसी मकान का निर्माण करते हैं तो उस मकान की आयु मानी जाती है गवर्नमेंट के अनुसार, जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उसके अनुसार हम 1% का डेप्रिसिएशन हर एक वर्ष करते हैं। इसका मतलब माना जा सकता है कि जो आप नया मकान बनाते हैं उसकी आयु लगभग 100 वर्ष के करीब है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। जब मैं केवल इनिशियल बता रहा हूं जिसमें कि आपको सारी बातें अगर समझ में अगर आ जाएंगी तो ये आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर लगभग अब देखा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कोई भी एग्जाम, चाहे वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टेट का हो या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन आपका यूनियन का हो, आपके प्रश्न रहते ही रहते हैं जो कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी से रिलेटेड रहते हैं। इससे आप बहुत सारी तथ्यों को आप समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि समझने में बिल्कुल आप समय देने में मत कतराइए, क्योंकि समय अगर देते हैं और समझ जाते हैं तथ्यों को तो इकोनॉमिक्स पढ़ना और अर्थशास्त्र पढ़ना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और बिल्कुल चुटकियों में आप सारी बातों को, अर्थव्यवस्था की सारी बातों को आप समझ पाएंगे इजीली। तो यहाँ पे जिस प्रकार से अब जीडीपी देखिए, डीपी और डीपी दोनों में सेम है। क्या करिए कि यहाँ पर भी डीपी है, यहाँ पर भी डीपी है, केवल फर्क है जी और एन का। ग्रॉस है और एक है नेट। कहने का मतलब ग्रॉस का मतलब उसमें सब कुछ मिला हुआ, उसमें से नेट निकालने के लिए कुछ इसमें से वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है। जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी। ऐसे भी पता चल रहा है भाई कोई भी चीज का कुल तो हमेशा ज्यादा ही होगा लेकिन नेट उससे कम होगा। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जीएनपी पर। जीएनपी उसी प्रकार से ये नेशनल प्रोडक्ट की बात करता है, राष्ट्रीय उत्पाद की। जिस प्रकार से ये घरेलू उत्पाद पे चर्चा कर रहा था उसी प्रकार से ये राष्ट्रीय उत्पाद पर चर्चा करता है। जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो उसी में आप क्या करेंगे, जब नेट की बात हो जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तब क्या होगा, ये एनएनपी बन जाएगा। जीएनपी एनएनपी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब जीएनपी में भी कुछ अगर हम माइनस अगर करते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होगा।
ये तो साफ साफ से पता चल रहा है कि जीएनपी में से अगर हम कुछ माइनस कर देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स जीएनपी इज ग्रेटर देन एनएनपी। तो ये आप देखिए वर्ड जितने भी जीडीपी एनडीपी ये एक जैसे हैं, जीएनपी और एनएनपी ये दोनों एक जैसे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जीडीपी माइनस अगर डेप्रिसिएशन कर देते हैं तो एनडीपी निकल जाता है। उसी प्रकार से जीएनपी में माइनस अगर इसमें भी जो आगे मैं तथ्य बताऊंगा जीएनपी माइनस एक्स जो भी तथ्य आएगा, एक्स हम ले लेते हैं फिलहाल के लिए, जीएनपी माइनस एक्स वो बराबर हो जाएगा एनएनपी के। तो चलिए आप चलते हैं चैप्टर पे और फटाफट बहुत स्पीड से पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए जब आप बेसिक चीजों को अगर अच्छा से समझ लेते हैं और टर्म्स क्लियर हो जाता है तो आप बिल्कुल तथ्यों को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर टर्म से तो क्लियर हो गया कि क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्लियर हो चुका है। अब आइए फटाफट बहुत ही स्पीड से अब मैं सारी जितने भी फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड मैं पूरा का पूरा बताने जा रहा हूं। एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है, उसी तरीके से पूरे देश की आय का आकलन संभव है। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसके थ्रू गणना करने की एक विधि है। 4 मेथड्स हैं जिससे कि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था का माना जा सकता है कि हम राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के माध्यम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। किसी भी देश को की आय, इनकम को आकलित करने का अर्थशास्त्र में 4 दृष्टिकोण है। किसी भी देश की आय अर्थात इनकम को आकलित करने का अर्थशास्त्र में 4 दृष्टिकोण है, ठीक है। पहला जीडीपी, दूसरा एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। इन चारों ही दृष्टिकोण से आप एंगल से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम को। अब आगे चलते हैं। यह सब किसी देश की राष्ट्रीय आय के रूप में है। ये जितना भी कैलकुलेशन हम करेंगे ये राष्ट्रीय आय के रूप में है, नेशनल इनकम के रूप में है। यह सब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के रूप में है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग अलग है। जीडीपी अलग है एनडीपी से, जीएनपी अलग है एनएनपी से, लेकिन दोनों में संबंध भी है। जीडीपी एनडीपी एक दूसरे से रिलेट है, जीएनपी और एनएनपी एक दूसरे से रिलेट है, लेकिन चारों के ही माध्यम से हम लोग गणना कर सकते हैं। अब देखिए ये अलग अलग किसी भी देश की आय के बारे में खास अंदाज में विश्लेषण करते हैं। अलग अलग जितने भी यहाँ पे तथ्य जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी है, ये किसी भी देश अथवा अर्थव्यवस्था की खास रूप से क्या करते हैं, खास अंदाज में विश्लेषण और चर्चा करते हैं। देखिए जीडीपी, एनडीपी, यहाँ भी मैं चर्चा किया हूँ कि जीडीपी से थोड़ा सा छोटा एनडीपी होगा, जीएनपी से थोड़ा सा छोटा एनएनपी होगा, ये ठीक है। और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। डीपी डीपी याद रखेंगे, जी और एन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जी चेंज हो जा रहा है एन में तो नेट वैल्यू मिल रहा है। उसी तरीके से जीएनपी में जी चेंज हो जा रहा है एन में तो एनएनपी यहाँ पे मिल जा रहा है नेट वैल्यू, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे मिल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी एक चीज है और एक है नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसी तरीके से जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब भी बात हो सकल के रूप में तो सकल एक घरेलू उत्पाद है और दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। आप हमेशा याद रखेंगे कि 2 तरीके के तथ्य हैं, फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। एक है जीडीपी जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। एक तो घरेलू उत्पाद है, दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें केवल सकल लगा देना है, ग्रॉस। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसमें देखेंगे कि जस्ट शुद्ध, इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, और इसमें देखेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। पूरे विश्व की आय का अनुमान लगाना भी संभव है इन्हीं फैक्ट्स की मदद से, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी की मदद से आप पूरे विश्व की आय का भी अनुमान आप लगा सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। अब एक बात मैं बताना और भी चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझना आवश्यक है। सामान्य तौर पर इसका पता किसी देश में रह रहे लोगों की खुशहाली और इसकी प्रसन्नता से लगाया जा सकता है। यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है। हालांकि हम यह जान चुके हैं कि आज से किसी भी समाज के बेहतर और कुशल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस समय इस राय के पीछे कई वजहें भी है। जब 1990 के शुरुआती सालों में मानव विकास सूचकांक HDI की शुरुआत हुई थी, आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी तो आप कहेंगे 1990 के दशक के आसपास में, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जब 1990 के शुरुआती सालों में मानव विकास सूचकांक HDI की शुरुआत हुई, HDI में प्रति व्यक्ति आय को काफी प्राथमिकता दी गई थी। समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति
तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में भारी पैमाने पर निवेश किया जाता हो। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक, में प्रति व्यक्ति आय को काफी प्राथमिकता दी गई है। समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में अर्थात समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जाए, तभी HDI सुधर सकता है। तो ये बात याद रखेंगे। यही कारण है कि विकास अर्थात डेवलपमेंट या मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का केंद्र बिंदु इनकम को माना जाता है। अगर जिस देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय जितना मजबूत होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही वो देश विकसित होगा। अब समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम अर्थात फाइनल मौद्रिक मूल्य है। अब ये बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं, किसी देश की सीमा के भीतर निर्धारित समय अर्थात एक वर्ष में तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारत में GDP की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा की जाती है, ठीक है। गणना की जाती है। GDP का आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष, निर्यात आयात के योगफल द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। व्यापार शेष क्या है? देखिए, व्यापार शेष के बारे में जानिए कि व्यवसाय, सबसे पहले तो व्यापार शेष समझने से पहले हम समझेंगे कि व्यवसाय या व्यापार किसे कहते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्थिक गतिविधि का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो मानव की इच्छाओं को संतुष्ट अर्थात सेटिस्फाई करता है। व्यवसाय या माल और सेवाओं के निरंतर और नियमित उत्पादन और वितरण से संबंधित होता है। आप जानते हैं कि जब भी व्यवसाय बिजनेस की बात होती है तो कहीं न कहीं से माल का उत्पादन होता है और कहीं न कहीं इसका जगह जगह पर वितरण कर दिया जाता है। व्यवसाय बिजनेस एक संगठन या आर्थिक व्यवस्था है जहां वस्तु और सेवाओं का पैसा के लिए अदला बदली किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बदले में पैसा देते हैं, हमें कोई भी वस्तु प्राप्त होता है, तो यही बिजनेस है। जब एक देश में जैसे आप कुछ भी खरीदने के लिए आप जाते हैं तो कुछ पैसा आप चुकाते हैं, बदले में आपको सामान मिलता है, तो यही बिजनेस है। उसने सामान दिया तो बदले में उसको पैसा मिल गया, बदले में आपको सामान मिल गया, तो उससे आप उसका बिजनेस ग्रो करता है। आप भी उसी सामान को आप बेच भी सकते हैं तो आपका भी बिजनेस ग्रो करता है। बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आप जो सामान खरीद के लाए उस सामान को आप फिर से उचित मूल्य में या अर्थात बढ़े हुए मूल्य पे आप बेच के मुनाफा कमा सकते हैं, यही बिजनेस है। जब एक देश में आयातों की तुलना में निर्यात अधिक होता है तो उसे धनात्मक व्यापार शेष कहते हैं, और जब निर्यातों की तुलना में आयात अधिक हो तो ऋणात्मक व्यापार शेष कहते हैं। देखिए, अब इसको समझिए कि क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि हमने कोई वस्तु को एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करने में मुझे 20 रुपए की कमाई हुई। अब मैंने कोई चीज इंपोर्ट किया, उसमें मुझे 20 की जगह 25 रुपए लगे। तो अब बताइए कि इस स्थिति में मुझे फायदा हुआ या घाटा होगा? चूंकि मैंने इंपोर्ट किया 25 में, एक्सपोर्ट किया 20 में, तो मुझे -5 रुपए का घाटा हुआ। उसी की जगह में अगर मैं किसी सामान को अगर 100 रुपये में बेच देता हूं, ठीक है, और 80 रुपए का सामान मैं इंपोर्ट करता हूं तो मुझे 20 रुपए का मुनाफा हुआ। तो व्यापार से इसको बहुत बढ़िया से समझ जाइए। जब एक देश में आयातों की तुलना में, जब देश की बात हो या किसी अर्थव्यवस्था की बात हो, तो जब एक देश में अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में आयातों की तुलना में निर्यात अधिक होता हो, आयात कम होता हो, निर्यात ज्यादा, कहने का अर्थ क्या है कि हम कम से कम माल इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम खुद ही बना ले रहे हैं, तभी तो हमें कम से कम चीजें आयात करने की आवश्यकता हो रही है। अगर मान के चलिए आयात वही देश सबसे ज्यादा करता है जिसके पास खुद का सामान नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा सामान आयात करने की सोचेगा। तो जहां पर आयात ज्यादा होता हो, जिस अर्थव्यवस्था में आयात ज्यादा होता हो और निर्यात कम होता हो, इसका मतलब है कि उसके घर में अर्थात उसके देश में अर्थात उस अर्थव्यवस्था में निर्माण का कार्य कम हो रहा है, इसलिए वो इंपोर्ट तो ज्यादा कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा? व्यापार से इसमें हानि उठाना होगा, ठीक है। धनात्मक नहीं होकर ऋणात्मक व्यापार शेष होगा। तो यहां पर आप समझिए, यहाँ पे व्यापार शेष क्लियर हो गया, धनात्मक व्यापार शेष भी हो गया। जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम, तो धनात्मक व्यापार शेष और ऋणात्मक व्यापार शेष का मतलब क्या हुआ कि आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बिल्कुल कम कर रहे हैं, तो ऋणात्मक व्यापार शेष होगा। दृश्य व्यापार, देखिए दृश्य व्यापार क्या है? वस्तुओं के आयात निर्यात को दृश्य व्यापार कहते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं,
ठीक है। दृश्य व्यापार का अर्थ है कि आप आयात भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि दृश्य व्यापार क्या होता है, तो कहेंगे कि वस्तुओं के आयात निर्यात को हम दृश्य व्यापार कहते हैं। व्यापार से इसको दृश्य मदों का शेष भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जैसे हर बार जब आप पेपर में या कहीं भी पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि जीडीपी का वृद्धि दर ये बढ़ गया, ये घट गया। इसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, इतना छोटा सा पोर्शन आपको समझना। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी देश की जीडीपी 64 रुपया है मान लीजिए, और यह बीते साल से 14 रुपये ज्यादा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, अब क्या करेंगे, 64 रुपये तो ज्यादा है, लेकिन 64 किसमें से ज्यादा है, 64 माइनस 14 नीचे रखेंगे, ठीक है। ये 14 ज्यादा हो गया गुने 100, तो कहने का अर्थ है 64 में से 14 हटाएंगे तो आपके पास 50, तो 50 के रेस्पेक्ट में ये 14 ज्यादा हुआ है। दैट मीन्स 14/15 50 इंटू 100 28% की वृद्धि दर होगी, ठीक है। आगे मैं और भी समझा देता हूं एग्जाम्पल से। चलिए अब आगे चल समझते हैं। जब किसी देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ़ रही हो तब उस देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं। आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि ग्रोइंग इकोनॉमी कब माना जाता है, तो आप देखेंगे कि जब किसी देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ़ रही हो, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नेशनल इनकम, ठीक है। जब किसी देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ़ रही हो तब उस देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। कोरोना काल में सभी देश की जीडीपी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। भारत की जीडीपी 23.9% तक ऋणात्मक हो गई है, माइनस 23.9% तक ऋणात्मक हो गई है, ठीक है। जीडीपी परिमाणात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके आधार से आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चल पाता। देखिए, जीडीपी क्या क्या चीजें बतलाता है ये आप समझते चलें, ठीक है। जीडीपी किन किन बातों को हमें जानकारी देता है, किन किन बातों का हमें पता चलता है, इसके बारे में आप समझते चलिए। आइए मैं एक बात समझा दूं आप लोगों को कि आखिर कोरोना काल में सभी देश की जीडीपी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन भारतवर्ष में 23.9% हुआ, माइनस में चला गया। इसके पीछे मैं छोटा सा यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने, जैसा आप लोग जानते हैं कि 25 मार्च को समूचे भारतवर्ष में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। ऐसे में सिर्फ खाने पीने की कुछ चीजों को और जरूरत की कुछ वस्तुओं को और सप्लाई को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, रोक दी गई थी। अब देखेंगे आगे कि जीडीपी को बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त मार्कशीट से उसके साल भर अर्थात वर्ष भर कैसा प्रदर्शन कर रहा है अथवा उसके कौन कौन से विजय मजबूत अथवा कमजोर रहा, ठीक वैसे ही जीडीपी से यह पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अथवा क्षेत्र मजबूती बनाए रखा तथा कौन सा क्षेत्र और अथवा सेक्टर कमजोर चल रहा है। तो ये आप देखेंगे कि एक तरह से जीडीपी जो है वो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सरकार का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित करता है। आप जीडीपी देख के किसी भी अर्थव्यवस्था अर्थात किसी भी देश की समस्त चीजों को आप समझ सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से आप मार्कशीट से अंदाज लगा लेते हैं कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट में तेज है, कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, उसी प्रकार से आप सारी चीजों का अनुमान आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार जीडीपी से किसी देश की आर्थिक सेहत का पता चलता है। तो इससे क्या पता चला कि किसी देश की हम आर्थिक सेहत का अंदाजा लगा पाते हैं कि किन सेक्टरों में तेजी अथवा गिरावट, इसका पता हमें जीडीपी से आसानी से चल जाता है। अब आगे चलते हैं। जीडीपी परिमाणात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, ठीक है। इसके आकार से आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं का गुणवत्ता का पता नहीं चल पाता, तो एक ड्रॉबैक है। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण जीडीपी के आधार पर किया जाता है। तो ये आपकी पीटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीडीपी के आधार पर जो है IMF और वर्ल्ड बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण कौन करता है, तो IMF और विश्व बैंक कर सकता है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत मापने का जरिया है, ठीक है। देश में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में -23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहली तिमाही अप्रैल मई जून अर्थात जून में इसकी गणना की जाएगी। दूसरी तिमाही की बात होगी तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर महीने, उसके बाद में तीसरी तिमाही में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो पहली तिमाही की अगर बात हो तो
अप्रैल से काउंटिंग शुरू करेंगे, अप्रैल मई जून, जून के लास्ट समय में, लास्ट वीक में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। 1980 के बाद संभवतः पहली बार यह गिरावट दर्ज की गई है। 1980 के बाद का सबसे ज्यादा गिरावट ये कोरोना काल में अभी हो चुका है। एनडीपी समझ लेते हैं। जैसे कि मैं शुरू में ही समझा चुका हूं, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं है। आपने शुरू में टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही स्पीड से आप समझ सकते हैं। एनडीपी का अर्थ है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिनमें से एक वर्ष के भीतर दौरान होने वाली मूल्य कटौती को काटकर घटाकर प्राप्त किया जाता है। मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से एनडीपी और जीडीपी। अब देखिए कि एन और जी का केवल फर्क है, इसमें से एनडीपी नेट है, शुद्ध है, इसलिए क्या होगा कि ग्रॉस में से कुछ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि किस प्रकार से मैं बहुत ही स्पीड से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। कुछ इसमें से डिप्रिसिएशन हो जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी आ जाती है, जिसका मतलब उस सामान के घिसने अथवा टूटने फटने से होता है। जैसे कोई भी सामान बनता है तो उसका कुछ न कुछ समय अंतराल के बाद में उसमें घिसावट होती है। जैसे बिजली के पंखे में मैंने बताया 10% की कटौती 1 साल में हो जाती है। आपने ईंट बालू सीमेंट से कोई नया मकान अगर बनाया हुआ है तो उसका 1 साल में 1% का डेप्रिसिएशन होता है। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के नियमानुसार, जो कॉमर्स मंत्रालय, आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उसके अनुसार 1% का डेप्रिसिएशन माना जाता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारत में रिहायशी निवास की सालाना मूल्य कटौती 1% है, जबकि बिजली से चलने वाली पंखे के मूल्य में 10% की कटौती होती है। ठीक है, दूसरा तरीका है जब घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के सामने कमजोर होता है। ठीक है, एनडीपी के कैलकुलेशन के बारे में बता रहा है कि दूसरा तरीका है जब घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के सामने कमजोर होता है। ठीक है, दूसरा जब बाजार की व्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से कम होता है तो उससे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह घरेलू मुद्रा में दर्ज गिरावट तय करती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ अभी तक कि एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से कुछ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जीडीपी बड़ा है एनडीपी से। तो जीडीपी में से कुछ हम माइनस करेंगे। ये घिसावट जो है माइनस अगर हो जाता है, जो डेप्रिसिएशन है, तो एनडीपी को के बराबर हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि किसी भी वर्ष में एनडीपी, देखिए यहाँ पे मैं समझा चुका हूं कि जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी कहेंगे, ये एनडीपी इज लेस देन जीडीपी और जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी। अब जैसे भी समझिए, ठीक है। अब ये क्लियरली है कि डेप्रिसिएशन का अर्थ है घिसावट। जो कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं तो वो कुछ समय के बाद में उसका वैल्यू में कमी क्यों आती है, उसके पीछे का कारण आप भी जानते हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीद लिया, तो गाड़ी खरीदने के बाद आप क्या करिए, एक गाड़ी आप खरीद लीजिए शोरूम से। अब साल भर बाद में उसी को शोरूम में अगर वापस करने की, एक्सचेंज की अगर बात होगी, तो आप कहिए कि मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो क्या करेगा वो? क्या आपको पूरे पैसे वो वापस कर देगा? आप बोलेंगे नहीं, पूरा पैसा वापस नहीं करेगा। तो पूरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? उसको जो माइनस कर रहा है वही घिसावट, या फिर आप उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो उस समय अंतराल, जितने समय के बाद आप उस गाड़ी को वापस के लिए आप ले जा रहे हैं, तो उसका एक डेप्रिसिएट वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन घिसावट देखिए जीडीपी माइनस एनडीपी, ये आप समझ लीजिए कि जीडीपी जो ग्रॉस है उसमें से हम नेट को माइनस कर रहे हैं, तो आपका डेप्रिसिएशन आपका निकल जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे कि जीडीपी में अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी निकल जाएगा। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि यहाँ पे ग्रॉस जो है जी इज ग्रेटर देन एन हो रहा है, आप ऐसे समझिए। तो क्या करेंगे कि जी में से हम कुछ माइनस करेंगे, जैसे एक्स माइनस किए तो ये एन के बराबर हो गया। तो यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स डेप्रिसिएशन है और जी ग्रॉस है। ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमें नेट मिल गया। बाकी इसमें डीपी ऐड है, ये एक्स की जगह डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवमूल्यन, देखिए जी इज नॉट इक्वल टू एन। कभी भी आप इतना मान के चलिए कि कभी भी ग्रॉस और नेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ये अगर किसी से आ गया कि जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी, अगर ऐसा अगर हो गया तो इसका मतलब है कि कोई डेप्रिसिएट नहीं हुआ। इसका मतलब आप जो कार आज खरीदे हैं 5 लाख रुपए में खरीदे हैं, 10 साल बाद भी आप उसको 5 लाख रुपए में ही आप शोरूम में भी वापस कर सकते हैं। क्या ये संभव है? इसका अर्थ यही हुआ कि अगर ग्रॉस और नेट अगर बराबर हो जाए, ठीक है, ग्रॉस और नेट अगर बराबर हो जाए, जी इज इक्वल टू अगर एन का अगर केस अगर मान लिया जाए कुछ समय के लिए, तो इसका मतलब है कि 10 साल बाद भी आप ले जा रहे हैं तो सेम प्राइस पे उसको लेना चाहिए। और ऐसा अगर ले लेता है तो उस समय आप कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन 0 हो गया, कोई भी डेप्रिसिएट करके नहीं ले गए। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं ये रियलिटी में संभव नहीं है। तो देखिए अवमूल्यन को शून्य करने का कोई भी तरीका नहीं है। आप डेप्रिसिएशन को, अवमूल्यन को कभी भी शून्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन मानव समाज अवमूल्यन डेप्रिसिएशन को कम से कम करने का
कोई ना कोई तरीका निकालना चाहता है। देखिए एनडीपी का प्रयोग क्या क्या है, ये आप समझिए कि एनडीपी का क्या क्या प्रयोग है। घरेलू इस्तेमाल अथवा प्रयोग में आने वाले की वस्तुओं की घिसावट, ठीक है, को हम डिप्रिसिएशन निकाल पाते हैं, ठीक है, एनडीपी के माध्यम से ही निकालते हैं। इसमें कितना डिप्रिसिएट हुआ है, खास समय अवधि के दौरान उद्योग धंधों तथा कारोबार में अलग अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा डिप्रिसिएशन घिसावट से लगाया जा सकता है, उसमें कितना डिप्रिसिएट हुआ है। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी एनडीपी का प्रयोग किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ एक खास बात आप याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे इंटरव्यू में या फिर मेंस में भी पूछा जा सकता है कि एनडीपी का प्रयोग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए क्यों नहीं किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि एनडीपी का इस्तेमाल जो है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तुलना करने के लिए नहीं होता, जीडीपी का होता है इस्तेमाल, की जीडीपी से हम तुलना करते हैं कि किसकी अर्थव्यवस्था बढ़िया है, किसकी अर्थव्यवस्था खराब है, सब जीडीपी से पता चल जाता है। वो पूरा का पूरा आप समझिए कि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक विद्यार्थी के मार्कशीट की भांति कार्य करता है, ठीक है। आप मार्कशीट देखते हैं, बता देते हैं कि बच्चा मैथ्स में हीरो है या जीरो है, साइंस में हीरो है या जीरो है, किस सब्जेक्ट में वो हीरो है, किस सब्जेक्ट में जीरो है। उसी प्रकार से एक समझिए कि जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था अथवा किसी भी क्षेत्र अथवा राज्य अथवा देश कि उस अर्थव्यवस्था जो है उसके बाद सेहत का आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उस राज्य अथवा देश अथवा क्षेत्र का सेहत कैसा है, ठीक है। इकोनॉमिक बैलेंस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है, उसमें उत्पादन, उसमें निर्यात आयात, सभी चीजों का आप एक अनुमान आप लगा सकते हैं। उसमें कितने लोग बाहर जाके काम करते हैं, कितने लोग उस राज्य में अथवा देश में आकर काम करते हैं, उसका जीडीपी से आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन एनडीपी से नहीं लगता। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे का कारण आप समझेंगे कि एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता। आखिर क्यों, अगर आपसे अगर पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि हर एक देश में आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप विनम्र होकर आप जवाब देंगे कि सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक देश अथवा हर एक अर्थव्यवस्था की अपनी अपनी क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक सूची होती है, जिसमें जिस सूची में डेप्रिसिएशन की एक सूची जारी कर दी जाती है हर एक वर्ष में, या फिर सूची रहती है कि कौन से जो आपके उत्पाद है उस पर कितना डेप्रिसिएशन वैल्यू है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हर एक देश अथवा अर्थव्यवस्था में डेप्रिसिएशन की वैल्यू असमान होती है, ठीक है। भारत के लिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है वो अलग है, और दूसरे देश अथवा दूसरे अर्थव्यवस्था में जो जारी की जाती है डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो अलग अलग रहती है। तो आप कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि उस एनडीपी का अगर वैल्यू अगर आपको अगर दे दी जाए, अमेरिका का एनडीपी दे दिया जाए और भारत का एनडीपी दे दिया जाए, तो आप उससे अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किसकी सेहत कितनी अच्छी है और किसकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है। इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक है, क्या है, मूल्य कटौती के अलग अलग दरें निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, बालू तथा छड़ इत्यादि का प्रयोग होता है। यह माना जाता है कि यह घर आने वाले 100 वर्षों तक चलेगा, जैसे मैं बता चुका हूं। तो लिहाजा यहाँ मूल्य कटौती की दर 1% सालाना हो जाती है। तो तार्किक रूप से भी कभी कभी निर्णय ले लिया जाता है कि ये 100 वर्ष तक चलेगा, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू कम रखते हैं। कोई अगर कम समय में ही डेप्रिसिएट होकर अगर खत्म हो जाता है, किसी की आयु अगर मान लो 4 साल 3 साल अगर है, तो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत तेजी से घटता है, ठीक है। अगर किसी का डेप्रिसिएशन वैल्यू आप समझ लीजिए कि 100 साल की जगह 200 साल का अगर किसी का रहेगा तो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत धीरे धीरे घटेगा। तो ये आप याद रखेंगे कि जितना लंबा किसी वस्तु का जितना ये होगा, तो तार्किक रूप से ये सोचा जाता है कि किसी वस्तु को किस हिसाब से रखना है, ये देश की सरकार अथवा अर्थव्यवस्था की जो सरकार है वो तय करती है कि किस दर से रखना है। और हर एक देशों में हर एक अर्थव्यवस्था में ये बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। तो आप इन बातों को याद रखेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस चैप्टर में आपने देखा, इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि एनडीपी और जीडीपी में क्या अंतर है और किस प्रकार से जीडीपी और एनडीपी निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें आपने डेप्रिसिएशन के बारे में भी समझा कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन का अहम रोल है, और आप एनडीपी जीडीपी के माध्यम से आप एनडीपी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोगों का दिन शुभ हो।